पढ़ रहे थे बच्चों एस्टेट के लिए। पिछले वाले लेक्चर में हमने 2018 वाला पेपर सॉल्व किया था टीजीटी साइंस का। आज हम 2019 वाला पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो अब क्या है। द ओर ऑफ एल्यूमिनियम बॉक्साइट इज, बॉक्साइट का फार्मूला बताना है, डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। तो क्या होता है Al2O3.2H2O, ये बॉक्साइट का फार्मूला होता है। ठीक है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, तो आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे ज्यादा जो एसिडिक होता है बच्चों वो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक होता है। तो जहां पहले पे कार्बोक्सिलिक नहीं दे रखा उसको काट दो, तो यहाँ से एक ऑप्शन हमारा एलिमिनेट होता है। फिर अगर आप बात करो कि कार्बोनिक और फिनोल में से ज्यादा एसिडिक कौन होता है बच्चों, तो क्या होता है वहां पे कार्बोनिक ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, और वो ज्यादा एसिडिक होता है। तो ऐसा किसमें दे रखा है, इसको आप कट कर सकते हो, दूसरे और तीसरे में है। फिर बात है वाटर की और इथाइन की, तो पानी जो होगा वो ज्यादा एसिडिक होता है कंपैरिजन टू इथाइन के, क्योंकि अगर आप देखो H को रिमूव करके कार्बन पे नेगेटिव आएगा, पर यहाँ एक H रिमूव कर दोगे तो O पे नेगेटिव आता है, तो इसी वजह से पानी ज्यादा एसिडिक होता है कंपैरिजन टू इथाइन के। तो ऑप्शन जो थर्ड हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर आप देखो क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम अ मिक्सचर डिपेंड ऑन द बेसिस ऑफ, किस पे डिपेंड करता है जो क्रोमेटोग्राफी होती है बच्चों, वो एड्सॉर्प्शन पे डिपेंड करता है। आपने देखा एक पेपर लेते हैं हम, उसमें सॉल्वेंट लेते हैं, वो मटेरियल होता है, तो यहाँ पे एड्सॉर्प्शन के बेसिस पे जो कुछ मटेरियल आपको यहाँ मिलेगा, कुछ यहाँ मिलेगा, तो वो एड्सॉर्प्शन के बेसिस पे उनकी सेपरेशन होती है। तो ऐसा हमें कहाँ दे रखा है, द डिफरेंट एक्सटेंट ऑफ देयर एड्सॉर्प्शन बाय द सेम मटेरियल, क्योंकि पेपर तो सेम ही होता है ना, तो उनकी एड्सॉर्प्शन डिफरेंट होती है, तो इसी वजह से आप उसी से डिफरेंशिएट करते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज आर्टिफिशियल स्वीटनर, इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं होता, एस्पार्टेम, सेक्रीन, सेक्रुलोज या नॉर्थिंड्रोन। नॉर्थिंड्रोन नहीं होता बच्चों, क्योंकि ये एंटी फर्टिलिटी ड्रग है और ये सब कुछ ये जो है वो आर्टिफिशियल स्वीटनर एजेंट्स होते हैं। ठीक है, फिर आप देखो आपको KMnO4 का क्या बताना है बच्चों, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट बताना है। वैसे आपको वेट दे रखा है 158, आप n की वैल्यू निकाल लो, उससे डिवाइड कर देना। यहाँ पे Mn जो है वो +7 में है, अगर आप यहाँ पे बात करें तो +4 में ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो चेंज कितने का आया, +7 से +4 में कन्वर्ट हुआ है, तो +3 का चेंज आया है। तो यहाँ आप मास को 3 से डिवाइड कर देंगे, n की वैल्यू क्योंकि 3 आई है तो 3 से डिवाइड कर दो, आंसर क्या आ जाएगा, 52 आ जाएगा। फिर क्या है, मेटाजोवन विदाउट टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो मेटाजोवन होते हैं उनमें ऐसा उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलोगे जिसमें टिश्यू ग्रेड सिस्टम आपको नहीं मिलेगा, तो ऐसो को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पैराजोआ बोला जाता है। ठीक है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ टिश्यू ग्रेड सिस्टम होता है, पर मेटाजोवन में ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास टिश्यू ग्रेड सिस्टम नहीं होता है तो उनको आप पैराजोआ बोल देते हो। ठीक है, फिर है राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड ऑफ, राइबोसोम किससे बने हुए हैं, आरएनए और प्रोटीन से बच्चों राइबोसोम बनता है। ये तो इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप ये सोच रहे हो बच्चों यहाँ पे ये क्यों टिक कर रखा है, क्योंकि मैंने पहले रिकॉर्ड कर रही थी, वहां पे जो माइक था उसको ऑन करना भूल गई, तो इसी वजह से दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। ठीक है, तो एक बार हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो आप एक्सट्रैक्शन के मेथड आपको बताने हैं कि एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम को कैसे किया जाता है। तो एल्यूमिनियम की और एक आपको बताओगी, बॉक्साइट तो है ही, क्रायोलाइट भी होता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ये क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ऑक्साइड डिसॉल्व्ड इन द मोल्टन क्रायोलाइट। ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन का मेथड है। क्रायोलाइट क्या होता है, AN3AlF6। ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम का मेथड है। आयरन में जहां भी ब्लास्ट फर्नेस आ जाता है, मतलब आयरन की बात चल रही है, मतलब फर्स्ट का आपके पास A है और सेकंड का आपके पास D है, ऐसा किसमें, सेकंड वाले ऑप्शन में है, तो सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। और थर्ड का क्या हो जाएगा, C, जहां पे रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड और बाद में क्या हो जाती है, पार्शियल रिडक्शन हो जाती है, तो कॉपर का ये हो जाएगा। और जिंक की आप बात करेंगे तो वहां पे क्या है, पहले उसकी रोस्टिंग की जाती है क्योंकि सल्फाइड होती है, और ZnS, फिर उसकी रिडक्शन कर दी जाती है कोक के साथ, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, इन विच स्टेज आर क्रोमेटेड क्लियरली विजिबल इन दी मियोसिस, आपको ये बताना है कि कौन सी जो स्टेज है उस पे आप क्लियरली देख पाते हैं किसको, क्रोमेटेड को। तो आपके पास जो ऑप्शन क्या है, डिप्लोटिन स्टेज पे आपको एग्जैक्टली क्रोमेटिड्स दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। तो मियोसिस और माइटोसिस ये आप ये चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है बच्चों। ठीक है, ओस्मो रेगुलेशन ऑफ अमीबा टेक्स प्लेस बाय, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, कॉन्ट्रेक्टाइल जो वैक्यूल होता है उसी के थ्रू उसका ओस्मो रेगुलेशन होता है, ये आप 10th क्लास में भी इसको पढ़ते हैं। ठीक है, फिर एलिमिनेशन ऑफ HBr फ्रॉम दी
2-bromobutene रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2-bromobutene है बच्चों आपके पास, 2-bromobutane, सॉरी नॉट ब्यूटीन, 2 ब्रोमो है, यहाँ पे बी आर लगा दीजिए। तो यहाँ से आप H यहाँ से भी बाहर निकाल सकते हैं, H यहाँ से भी, मतलब एच बी आर यहाँ से भी बाहर निकल सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ भी आ सकता है। और अगर एच बी आर ये बी आर और यहाँ से H बाहर निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ भी आ सकता है। तो हम एक बात बताए कि सिरजेफ रूल ये कहता है कि भाई जितनी ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड एल्कीन होगी वो उतनी ज़्यादा स्टेबल होगी। तो मतलब हमारे पास क्या बनेगा, ये 1 2 मतलब मैं वैसे नंबरिंग कर रही हूँ कि ये पहली पोजीशन पे अपना डबल बॉन्ड ना आके हम दूसरी पोजीशन पे लेंगे, क्योंकि ये वाली सब्सटीट्यूटेड एल्कीन बनेगी हमारे पास। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा, प्रीडोमिनेटली 2 ब्यूटीन हमारे पास बन जाएगा। फर्स्ट नहीं बनेगा, मिक्सचर नहीं बनेगा। ट्रू स्टेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज अंडरग्राउंड, ट्रू स्टेम है पर अंडरग्राउंड है तो कौन सी होती है बच्चों, बनाना की होती है, ये भी आपको पता होगी। ट्रू स्टेम होती है और अंडरग्राउंड भी होती है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर क्या है, द इलेक्ट्रॉन इज आइडेंटिफाइड बाय द क्वांटम नंबर n और l। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन, और हमें क्या बताना है, इंक्रीज एनर्जी के बेसिस पे हमें बतानी है कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होने वाली है। तो आप वैसे भी तब लिखते हैं तो 4p सबसे ज्यादा होता है, फिर 3d की होती है, फिर आपके पास 4s आ जाता है और फिर अपने पास 3p रहता है। तो अब देखो 4p कहाँ है, मतलब n की वैल्यू 4 हो और अपने पास l की वैल्यू क्या हो, 1 हो। तो ऐसा क्या है, ये a वाला है। तो a वाला ज्यादा किस में दे रखा है, सेकंड में और थर्ड में, तो इसको कट कर दो तो ये वाला होगा। फिर अगर हम बात करें तो 3d की होगी, मतलब n की वैल्यू 3 हो और l की वैल्यू 2 हो, तो ये रहा। तो ऐसा किस में है, मतलब c। फिर ये वाला c की होगी। फिर ये आप अरेंज, ये मैंने लिख ही दिए हैं सारे के सारे कि सबसे ज्यादा वैल्यू होती है। कन्फिग्रेशन भी तो आप ऐसे ही लिखते हो, 3p होता है, फिर 4s आता है, फिर 3d में इलेक्ट्रॉन आता है, फिर 4p में आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट रूट इज द फूड स्टोरेज ऑर्गन। आपको रूट बताना है जिसमें फूड स्टोरेज होता है। तो सबको पता है कि स्वीट पोटैटो में होता है। ठीक है, ये लीफ होता है, ये अपना स्टेम होती है, और पोटैटो भी क्या होती है, स्टेम होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन सेंस कोडोन इन यूनिवर्सल कोड। इनमें से नॉन सेंस कोडोन कौन कौन सा, हमने 3 पढ़े थे, कौन कौन से, UAG, UAA और UGA। तो इनमें देख लो अब कौन सा है, UAG वाला है, तो ये रहा। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम देखें, pH ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ FeCl3 विल बी। आप FeCl3 की पानी के साथ एक बार रिएक्शन करो तो क्या बनेगा, HCl बन जाएगा, HCl, और बन जाएगा FeOH का थ्राइस। ये वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब इसकी जो pH होगी वो क्या होगी, लेस देन 7 होगी। लेस देन 7 मतलब ये एसिडिक होगा ये सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेलाइड इज मोस्ट रिएक्टिव। इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव हेलाइड कौन सा है। तो जो एलाइल हेलाइड होता है ना बच्चों, जो एलाइल हेलाइड होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेलाइड इज द मोस्ट रिएक्टिव। इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव हेलाइड कौन सा है, मतलब जो फास्टली रिएक्शन शो करेगा। क्योंकि देखो सबसे पहली बात तो जहां पे मतलब आप तब भी इसको मान लो आप क्लोरीन को बाहर निकाल रहे हो, इस हेलाइड को बाहर निकाल रहे हो, तो उसके बाद जो स्पीशीज आएगी, अगर इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, स्टेबल बन रहा है, तो वो रिएक्टिव होगा, मतलब वो जल्दी से रिएक्ट करना चाहेगा। क्योंकि एक तो भाई आप क्लोरीन बाहर निकालने के बाद जो चीज़ बनेगी वो अनस्टेबल ही रहेगी, तो कोई फायदा नहीं, वो बनना नहीं चाहेगी। तो यहाँ क्लोरीन निकलने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल होगा। तो जो एलाइलिक हेलाइड होता है बच्चों, जो एलाइल हेलाइड होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो आंसर जो 4 हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। फिर देखो द 4 क्वांटम नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम एटम आर। आपको क्या बताना है, क्वांटम नंबर बताना है आपको जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है पोटेशियम का, उसके लिए पहले कन्फिग्रेशन आप लिख लेंगे। क्या कन्फिग्रेशन होती है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 4s1। देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 4, ये 6, मतलब 10 हो गए अपने पास, 10, और ये 16, 17, 18 और ये 19 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आपको 4s1 के लिए n की वैल्यू लिखनी है, मतलब n मतलब जो अपने सारे क्वांटम नंबर हैं
एन की वैल्यू हो गई 4, ठीक है। फिर आपके पास एल होता है, फिर आपके पास एम होता है और फिर आपके पास एस होता है। अगर आप एल की वैल्यू एस के लिए लिखते हैं तो क्या होती है, वो 0 होती है। तो ऐसा किस में है, 4 है, 0 है, 4 1, ये नहीं होगी, ठीक है, इनको आप काट सकते हैं, ठीक है। तो 4 0 है। फिर उन्होंने लिखा है कि ये -1 होगी। एम की वैल्यू, एम की वैल्यू होती है बच्चों -L2 प्लस एल तक, ठीक है। उसमें कंसिडरिंग आप 0 भी मानोगे तो -1 जो है वो वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि एल की वैल्यू ही 0 है। तो एम कैसे, मतलब आप क्या उसको माइनस कैसे कह सकते हो, -1, तो वो भी 0 होगी। और जो आपका स्पिन है, या तो उसको माइनस हाफ लिख दो या तो प्लस हाफ लिख दो, तो जो आंसर थर्ड है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ऑल फंगी आर, जो फंगस होती हैं बच्चों वो किस तरीके की होती हैं, हेट्रोट्रोप्स होती हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगी खाने के लिए, चाहे वो पैरासाइट बने, चाहे सेफ्रोट्रोप बने, चाहे कुछ भी बने, पर सारी फंगी कैसी होती हैं, हेट्रोट्रोप्स होती हैं। फिर क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के लिए कौन सी कंडीशन जो है वो सही है, वो हमको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। स्मॉल कैटाइन और लार्ज एनाइन, मतलब कैटाइन जो है वो छोटा हो, एनाइन लार्ज हो, बिल्कुल ऐसा नहीं होता बच्चों, इसका रिवर्स होता है, ठीक है। लार्ज कैटाइन होना चाहिए, स्मॉल एनायन होना चाहिए, ठीक है, ये चीज होनी चाहिए। फिर क्या है, इसमें क्या है, लो आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द कैटाइन, बिल्कुल कम होना चाहिए आयनाइजेशन जो एनर्जी है। एंड हाई हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द एनायन, और एनायन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो बी ऑप्शन तो करेक्ट है। जहाँ ए है उनको काट दो, यहाँ ए है, और नेक्स्ट अगर आप देखो तो यहाँ भी ए, इसमें ए है तो इसको भी कट कर दिया जाए, बी वाला करेक्ट है। फिर क्या, लार्ज कैटाइन स्मॉल एनाइन लेस चार्ज, बिल्कुल ठीक बात है। और लेस लेटिस एनर्जी, लेटिस एनर्जी लेस नहीं होती है बच्चों, ज्यादा ही होती है। तो बी और सी किस में है, बी और सी थर्ड जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसको बोला जाता है। तो ये किससे रिलेटेड है, कनेक्ट किससे करता है बच्चों, माइक्रोब से भी करता है और ऑर्गेनिक मैटर से भी करता है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइक्रोब से भी जुड़ी हुई है बीओडी, और किससे जुड़ा हुआ है, ऑर्गेनिक मैटर से भी जुड़ा हुआ है। फिर क्या है, विच ऑफ दी फॉलोइंग फाइलम हैविंग एनिमल विद दी रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री आपको बतानी है कि किस में होती है। तो रेडियल सिमेट्री होती है बच्चों एकिनोडर्मेटा में, किस में होती है, एकिनोडर्मेटा में। अगर आप आर्थ्रोपोडा की बात करें, आप एनिलीडा की बात करें, या फिर आप प्लेट हेलमिन्थ्स की बात करें, तो इनमें कैसी है, इनमें बाइलेटरल सिमेट्री है, इसमें बाइलेटरल है, इसमें बाइलेटरल है, प्लेट हेलमिन्थ्स में भी बाइलेटरल सिमेट्री है। एकिनोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री होती है। और स्टेनोफोरा में भी, रोसिलियन ट्रेटा, इन तीनों में, मतलब एकिनोडर्मेटा तो है ही, और फिर कौन सा, स्टेनोफोरा और सिलियन ट्रेटा, इनमें भी रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है। फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एनोलॉगी। जैसे आप होमोलोगस और एनालोगस दो तरीके के ऑर्गन पढ़ते हैं, तो एनालॉगी का आपको क्या बताना है, एग्जाम्पल बताना है। तो एनालॉगी मतलब होता क्या है वो भी देखो, कि फंक्शन सेम रहेगा पर स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी। फंक्शन सेम हो और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, तो आपको पता है विंग्स ऑफ बर्ड एंड बैट, बैट का जो होता है बच्चों, जो विंग्स होते हैं वो सिर्फ एक स्किन का फ्लैप होता है, ठीक है, स्किन का एक फ्लैप होता है। दोनों फंक्शन सेम कर रहे हैं उड़ने के लिए, पर दोनों की स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। तो ये एनालॉगी का एग्जांपल हो जाता है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। तो वुड को आप फॉसिल फ्यूल नहीं बोलते, पेट्रोल भी है, मतलब जितने ऑयल हैं फॉसिल फ्यूल में आते हैं, नेचुरल गैस भी और कोयला भी। फिर है द प्लेसेंटा, द प्लेसेंटा ऑफ ह्यूमन बीइंग, वो किस नेचर का आपके पास होता है, वो आपको बताना है, ठीक है। ये वैसे तो यही होता है, हीमोकोरियल नेचर का होता है, ठीक है, ये नेचर रहेगा, क्योंकि आप ये जानते हैं ना कि वो डायरेक्ट अटैचमेंट रहती है, मदर और फिटस की डायरेक्ट जो फ्लूइड कनेक्शन होता है, इसी को आप क्या बोलते हो हीमोकोरियल, इसको बोला जाता है, ठीक है। फिर ये कुछ अच्छा रिपीट हो गया है, ये पेज रिपीट हो गया है, ओके ओके। चलो फिर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये आपको पढ़ना है कि PMMA इज यूज्ड इन मेकिंग आई लेंसेज, आई लेंसेज बनाने के लिए बिल्कुल इसका यूज किया जाता है। ये क्या है, पॉली मिथाइल मेथा एक्राइलेट इसको आप बोलते हो, इस जो ये पॉलीमर है।
एन नाइलॉन 6 इज मैन्युफैक्चर्ड बाय कैप्रोलैक्टम, बिल्कुल नहीं बच्चों, कैप्रोलैक्टम से नाइलॉन 6 बनता है, ना कि 6. नाइलॉन इज द स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, ये बात ठीक है, ठीक है। इनमें से एक तो बी जो है बच्चों वो इनकरेक्ट आया, तो बी देखो किस में है, बी इसमें दे रखा है, तो ये इनकरेक्ट है, और बी इसमें है, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, तो ए सी ओ डी ये सब ठीक है। और ये क्या है, वल्कनाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गुडवियर, गुडवियर नहीं गुडियर, ठीक है, चार्ल्स गुडियर, बिल्कुल इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है, बी वाला गलत था, ठीक है। फिर देखो आपसे ये पूछा गया है, क्योंकि आप ये इक्वेशन जानते हैं कि के पी इज इक्वल टू के सी, ये आर टी और यहाँ पे डेल्टा एन जी लिखते हो, और ये नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गैसियस के, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके आप निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यही हमें करना है। पहले में अगर आप देखो तो यहाँ 1 मोल इसका, 1 मोल इसका 2, और ये 1 यहाँ पे है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट 2 में से -1 कर दो, 1 बच जाएगा, तो यहाँ पे के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर 1 हो जाएगी, मतलब आर टी के बराबर। तो ऐसा किस में है, के पी इज इक्वल टू के सी और वो आर टी के बराबर है, तो ये पहले वाला ही है, ए का फर्स्ट है। ए का फर्स्ट किस किस में है बच्चों, ए का फर्स्ट, इसको काट दो, इसको भी काट दो, तो इन दो में है। फिर अगर आप इसकी बात करो कि अपने पास ये वाला है, इसमें कितने हैं, 3 मोल इसके हैं, एक इसका, तो 4 इधर हैं और 2 इधर हैं, तो 4 - 2 कितना बच गया, 2 बच गया, तो के पी इज इक्वल टू के सी आर टी का स्क्वायर, तो बी का 4, बी का 4 कहाँ है बच्चों, बी का फोर्थ, पहला ही वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, हमने इसी से सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट भी आप यही कर सकते हो, भाई यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे 3 है, ये -1 आ जाएगा, तो वो भी आप कर लोगे। यहाँ पे सेम है, 2 मोल यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो के पी इज इक्वल टू के सी, तो ये वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा, और सी वाले का अपना सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। यही तो किया हमने, सी वाले का सेकेंड और ये डी वाले का थर्ड, ठीक है ना। टर्म यूज फॉर द पॉलिनेशन विच टेक प्लेस इन द क्लोज फ्लावर, क्लोज फ्लावर जो होता है बच्चों उसको क्या बोलते हो आप, क्लिस्टोगैमी बोलते हो, क्या बोलते हो, क्लिस्टोगैमी बोलते हो। डाइकोगैमी होता है जो कि अलग अलग टाइम पे, मतलब स्टेमन अलग टाइम पे मैच्योर हो रहा है, और जो फीमेल पार्ट है वो अलग टाइम पे मैच्योर होता है, तो उसको डाइकोगैमी बोला जाता है, ठीक है ना। अब क्या है, क्रेंच एनाटमी इज ऑब्जर्व्ड इन, तो ये किस में ऑब्जर्व की जाती है बच्चों, ये की जाती है C4 प्लांट्स में, इसको यूज किया जाता है क्रेंच एनाटमी को, ठीक है ना। तो इसको आप पढ़ लोगे एक बारी, इस प्रोसेस को आप जरूर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इनमें से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर किसकी नहीं है, देखो ये सारे टेट्राहेड्रल वाले, इसकी देखोगे तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि 4 बॉन्ड हैं। अब नॉर्मल बनाओगे कि भाई ये ऐसे हैं, यहाँ एफ है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए भाई, एक यहाँ यूज किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल इसके पास, तो छठा, सातवां, ये कितने, 4, 5, 6, 7 और 8, 2 लोन पेयर और बच जाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर किस तरीके की हो गई बच्चों, ये हो गई अपनी स्क्वायर प्लेनर, मतलब कि आप कुछ ऐसे बना देंगे इसको, ये ऐसे, यहाँ भी एक लोन पेयर, यहाँ भी एक लोन पेयर, तो XeF4 की नहीं है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। फिर क्या, एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द स्पर्मेटिड, किस पार्ट से वो बना होता है, तो गोल्गी बॉडी जो होती है उससे एक्रोसोम बनता है। एक्रोसोम आप जानते हैं ना, आगे वाला पार्ट जिससे एग लेयर जो है उसको डिसोल्व किया जाता है, स्पर्म का आगे वाला पार्ट ही ये डिसोल्व करता है, जिसको एक्रोसोम बोलते हैं, एक्रोसोम बनता है गोल्गी बॉडी से, ठीक है। फिर है एल्कीन वॉज ट्रीटेड विद ओजोन एंड रिजल्टिंग द कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस, ये 2 कंपाउंड बनते हैं, तो आपको ये बताना है कि किस एल्कीन से ये बने होंगे। पहले 2 पेंटेनोन की स्ट्रक्चर बना लो आप, तो ये कुछ ऐसे बना देते हैं, और यहाँ मैंने लगा दिया CH3, 2 कार्बन हो गए, फिर ये तीसरा, ये चौथा, और ये यहाँ पे 5वां। फिर इन्होंने बोला इथेनॉल बनता है बच्चों, इथेनॉल की आप स्ट्रक्चर बना लो, यहाँ पे मैंने एक कार्बन लगा दिया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, ये जो 2 ऑक्सीजन है बस इनको ऑक्सीजन हटा के यहाँ सिंपल डबल बॉन्ड लगा दो। अब इसका नाम देखो क्या हो गया, ठीक है। अब इसको सीधा बना लेते हैं हम, लाइन में कितने एलिमेंट आ रहे हैं देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और सिक्स्थ, 6 मतलब आएंगे, हेक्सीन बनेगी, तो ब्यूटीन वाला तो आप कट कर दो, ठीक है। आप नोमेनक्लेचर कहाँ से लिखेंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड पहले आ रहा है ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है, तो कहाँ है 3 मिथाइल 2 हेक्सीन, तो फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
फिर देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इन द कार्बन फैमिली विद इंक्रीज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से मतलब अगर आप क्या करते हैं, किस में बताना है आपको वैसे, अगर आप जो कार्बन फैमिली है अगर डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है वो आपको बताना है। ठीक है, एटॉमिक साइज डिक्रीज बिल्कुल नहीं, साइज तो इंक्रीज होता है, तो ये गलत हो गई। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, इंक्रीज नहीं होती बच्चों, डिक्रीज होती है अगर आप डाउन द ग्रुप जाते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज, डिक्रीज नहीं होता इंक्रीज होता है, तो यही ऑप्शन करेक्ट है। स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, बिल्कुल, क्योंकि ऊपर वालों की +4 स्टेबल होती है और नीचे वालों की +2 स्टेबल होती है। ठीक है, बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम दी माइकोप्लाज्मा इन हैविंग, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा में क्या डिफरेंस होता है बच्चों, रिजिड सेल वॉल का डिफरेंस होता है, माइकोप्लाज्मा के पास नहीं होती, बैक्टीरिया के पास होती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन बस्ट फाइबर, तो ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बस्ट फाइबर नहीं है। अगर जो फाइबर जो इनर बार्क होती है ना बच्चों उसमें से मिलता है तो उसको बस्ट फाइबर बोला जाता है। जो बार्क होती है वो अगर इनर बार्क से वो मिलती है फाइबर तो उसको बस्ट फाइबर बोला जाता है। तो जैसे फ्लेक्स है, हम्प है, जूट है और कोयर है, तो ये कैसी होती हैं, अच्छा नोट, ये नहीं होगी हमारे पास, जूट भी होती है, कैसी बस्ट फाइबर होता है, फ्लेक्स भी होता है और हम्प भी होता है। तो कोयर जो होगी बच्चों वो बस्ट फाइबर नहीं होती, तो पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर क्या है, चूज द करेक्ट डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनोमी कैटेगरी यूजिंग द कोड गिवन। इनमें से आपको बताना है, डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है। तो डिसेंडिंग में आप अगर लिखते हैं तो आपके पास सबसे पहले आता है बच्चों किंगडम, किंगडम के बाद आता है फाइलम, फाइलम के बाद आता है डिवीजन, डिवीजन के बाद क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली और फिर आता है जीनस। ठीक है, क्या आता है, जीनस आता है, सबसे छोटे उसमें माना जाएगा, फिर स्पीशीज आ जाएगी। सबसे छोटी है स्पीशीज, मतलब लास्ट में आप उसको लिख देंगे। तो स्पीशीज दे रखी है ना हमको, हाँ, डी वाला लास्ट में हो, तो इसमें भी लास्ट में दे रखा है, इसमें भी लास्ट में दे रखा है। ठीक है, तो अब आप लिख लो कि इनको तो आप काट दो, फिर आपके पास आना चाहिए जीनस मतलब ए वाला, तो इसमें भी ए वाला दे रखा है, इसमें भी ए वाला दे रखा है, कोई डिफरेंस नहीं। यहाँ हम फर्क देख सकते हैं कि एक ई का है, फिर हमारे पास क्या आना चाहिए, जीनस के बाद जो आएगी वो आएगी फैमिली, फैमिली ई वाला आंसर जहाँ पे आएगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, ये नहीं होगा सी, क्योंकि इसने पहले ले रखा क्लास। ठीक है, तो ये डिसेंडिंग वाला ऑर्डर था हमारे पास, सबसे ज्यादा पहले किंगडम, नीचे जाते जाते स्पीशीज, क्योंकि लास्ट में हमने यही तो देखा ना, लास्ट में स्पीशीज है, तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। देखो बच्चों क्या है, फाइटोक्रोम इज रिलेटेड टू, किससे रिलेट करता है कौन, फाइटोक्रोम, तो वो करता है फोटो पीरियोडिज्म से, कि जो लेंथ होता है डे और नाइट का उससे वो बिलोंग करता है, उसमें उसका यूज किया जाता है फाइटोक्रोम का। अगर आप फोटो रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो वहां पे तो सिर्फ O2 की प्रेजेंस ज़्यादा हो जाती है, CO2 की कम होती है, तो फोटो रेस्पिरेशन तो वो होता है। अगर आप फाइटोक्रोम की बात करते हैं, मतलब जो फोटो फोस्फोराइलेशन है, तो वहाँ पे ADP को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, ATP में, तो वहाँ ये प्रोसेस होता है, तो फोटो पीरियोडिज्म में ही फोटो जो क्रोम फाइटोक्रोम जो होता है उसका यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम द वेजिटेटिव सेल ऑफ द स्पोरोफाइट विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर इज कॉल्ड, ये आपको बताना है। फिर देखो क्वेश्चन ध्यान से देखना, इन्होंने क्या बोला है कि भाई आप किस चीज की बात कर रहे हैं, जो डेवलपमेंट हो रही है गैमेटोफाइट की डायरेक्टली किससे, एक वेजिटेटिव सेल से, स्पोरोफाइट से वो बना है विदाउट फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, तो इसको एपोस्पोरी बोला जाता है बच्चों, क्या बोला जाता है, एपोस्पोरी बोला जाता है। ठीक है, ये तीनों टर्म आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, मैंने पहले उसमें पार्थेनोजेनेसिस को भी पढ़ाया था, यहाँ एपोस्पोरी आपने कर ली, इसका रिवर्स जो हो जाता है वो एपो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज फॉर द इवोल्यूशनर हिस्ट्री ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑर्गेनिज्म की हिस्ट्री पढ़ी जाती है, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, तो फाइलोजेनी उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है, फाइलोजेनी। तो यहाँ पे जो हमारा 2019 वाला पेपर था बच्चों वो यहाँ खत्म हो जाता है। ठीक है।